हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 के एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जीएस के 40 प्रश्नों पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन लगातार चला रहे हैं और इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग लिए हैं। इसमें हम आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि इसमें से करीब आपके सीधे 25 प्रश्न फंसने की उम्मीद है। 15 प्रश्न आपको अपने से तैयार करना पड़ेगा, 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर ही रहेंगे जो कि यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए सर दोस्तों, 35वां एपिसोड हम लोग शुरू करने वाले हैं। 34 हम लोग कर चुके हैं, लगभग सभी के साथ 20-20 क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना। तो करीब 500-600 क्वेश्चन हम लोग कर डाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भैया, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? ठीक है, ऑप्शन 1 है तुर्की, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है बेल्जियम, ऑप्शन डी है यूनान। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें से समुद्री सीमा जो भूमध्य सागर पर किसकी नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली बात करें, अगर ये आपका जो है, अगर हम भूमध्य सागर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर आपका ये वाला है। ठीक है, ये आपका भूमध्य सागर है। बात क्लियर है? तो भूमध्य सागर में जैसे किसकी सीमा, तो जैसे यहाँ से आपका अगर बात करें एक एक करके, तो समुद्री सीमा पर स्पेन भी है। ठीक है, स्पेन भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, अल्बानिया भी है, अल्बानिया। ठीक है, उसके बाद आपका यूनान भी है। ठीक है, उसके बाद क्रोएशिया भी है, उसके बाद आपका तुर्की भी है, सीरिया भी है। ठीक है, लेबनान, सीरिया, उसके बाद आपका लेबनान, फिर उसके बाद आता है आपका इजराइल। क्या आता है? इजराइल आता है, मिस्र आता है, ये सारे देश, मिस्र, लीबिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है ट्यूनीसिया जो है, ये भी आपका यहीं से आता है। उसके बाद अल्जीरिया, क्या? अल्जीरिया, फिर उसके बाद आपका आता है मोरक्को। क्या? मोरक्को। ये सारे के देश जो है ये यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे तुर्की भी है, उसके बाद आपका फ्रांस भी है। ठीक है, फ्रांस भी है। पूछा समुद्री सीमा पर नहीं है तो बेल्जियम मेरे भाई मेरे दोस्त नहीं, यूनान भी है। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? ए पोलैंड, बी इटली, सी स्पेन, डी यूनान। बताओ भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अल्पाइन देश क्या होते हैं? जो आल्पस पर्वत के आसपास के क्षेत्रों को जो है क्या कहा जाता है? आसपास के क्षेत्रों को ही अल्पाइन देश कहा जाता है। बात क्लियर है? आसपास के क्षेत्रों को ही अल्पाइन देश कहा जाता है। कौन कौन से अल्पाइन देश हैं? अल्पाइन देश बोले तो जैसे ऑस्ट्रिया, क्या है? ऑस्ट्रिया हो गया आपका, उसके बाद आपका जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस हो गया। ठीक है, उसके बाद इटली हो गया, उसके बाद आपका मोनाको, इटली के बाद आपका मोनाको आता है, उसके बाद आपका आता है स्लोवानिया। क्या आता है? स्लोवानिया आता है। ठीक है, स्लोवानिया, और उसके बाद आता है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ये सब अल्पाइन कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये मोनाको, अल्बानिया, ये स्विट्जरलैंड, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये अल्पाइन कंट्रीज हैं। देख लीजिए इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो इसमें पोलैंड तो है नहीं भाई साहब, है ना। स्पेन भी नहीं है। ठीक है, स्पेन भी नहीं, स्पेन तो आपका भूमध्य सागर से सीमा पर था। यूनान भी नहीं है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इटली। इटली जो है ये आपका अल्पाइन कंट्री है। इटली हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे बड़े बड़े नाम आप याद रख लीजिए, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सब अल्पाइन कंट्रीज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लेते। तीसरा क्या भी है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ऑप्शन डी है 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, 44वें में संपत्ति का जो अधिकार था, क्या? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। बात क्लियर है?
ठीक है, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगले जैसे 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या किया गया कि इसमें जो 21 वर्ष वोट देने की उम्र थी उसको क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है। तो इससे पहले एक 35वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, 35वां में क्या हुआ था, जो सिक्किम राज्य था, क्या जो सिक्किम राज्य था, सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया। ठीक है, और ये कहा गया कि 1 साल तक आप हमारे साथ रह सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हो सकते हैं। तो जब ये 1 साल तक रहे तो 1 साल बाद ये 1974 में होता 35वां, 1975 में 36वां होता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्या, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा। और उसके बाद अगर 1992 की बात करें, क्या 1992 की बात करें, 73वां संविधान संशोधन, तो इसमें आपके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और बहुत सारे इसमें परिवर्तन है। और पंचायती राज की बात कही गई, किसमें, पंचायती राज, पंचायती राज की बात कही गई। पंचायती राज को एक जो है संवैधानिक रूप दिया गया। हालांकि 1957 में जो है जो समिति गठित हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति, किसने, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई थी 1957 में। और 1957 में जो है जब ये समिति की स्थापना की गई थी तो उसके बाद जो है 1998 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और ये कहा कि यहाँ के लिए 3 जो है त्रिस्तरीय होने चाहिए। एक तो होना चाहिए ग्राम के आधार पर, ग्राम पंचायत के आधार पर। ठीक है, उसके बाद होना चाहिए ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, और उसके बाद होना चाहिए जिला स्तर पर। बात क्लियर है ना, 3 जगह पे। ठीक है, तो बेसिकली अब इसको, ये तो 1965 में करीब आ गया था, लेकिन इसको जो पंचायती राज को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। इसमें वो करीब 29 विषय जोड़ दिए गए थे, जिससे जो है आगे ये पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। अभी संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के साथ साथ जो पंचायतों में 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। अभी हाल ही में जो अभी आज कल जो है जो लोकसभा में संसद बिल पेश हुआ है ना, वो बहुत बड़ा दिन था महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और समृद्धि के लिए। उसमें जो है करीब 33% सीट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। कहाँ पे, लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र में भी। ठीक है, तो इसमें आप बात करें, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर इतने का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कितने दिन का, 120 दिन का, 150 दिन का, 180 दिन का या 100 दिन का। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय संविधान में जो है जो संशोधन किया गया है ना, उसका दूरगामी परिणाम ये रहा कि जो भारत, जैसे गांधी जी का जो सपना था कि भारत गांव में बसता है, उसी को साकार करने के लिए 7 अगस्त 2005 को मनरेगा, मनरेगा, हालांकि जो है मनरेगा यह राष्ट्रीय योजना जो है लागू की गई, जिसको 2 अक्टूबर 2005 को, कब, 2 अक्टूबर 2005 को कानूनी मान्यता दी गई। कौन सी मान्यता, कानूनी मान्यता दी गई। ठीक है, इसके तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को 220 रुपया न्यूनतम मजदूरी कितनी, मजदूरी जो है, मजदूरी आप कितनी देंगे, 220 रुपया देंगे। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी जो है ये आपका होगा। और उसके बाद जो है कितने दिन काम मिलेगा, तो ये आपको 100 दिन का काम भी मिलेगा। बात क्लियर है, 100 दिन का रोजगार। यह योजना जो है ये करीब 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई थी। शुरुआत कब हुई इसकी, शुरुआत हुई आपकी 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुई। ठीक है, अप्रैल 2008 तक अंतर भारत सभी 593 जिलों में लागू कर दिया गया। तो जो पूर्णतः लागू की गई तो 2008 में लागू की गई, लेकिन अगर जो इस अभी ऐसे हो गया तो ये आपका 2006 में भी इसको लागू कर दिया गया। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया और मजदूरी न्यूनतम 220 रुपया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 5वां,
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था? लालजी टंडन, सत्यपाल मलिक, वीरप्पा मोइली या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग जो है भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति है, ठीक है, जो भारत के लोक प्रशासन को सुझाव देने का कार्य करती है। प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन, जैसे आप दूसरे की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्रथम प्रशासनिक आयोग की जो शुरुआत है, ये इसका पहला गठन जो हुआ था वो हुआ था 5 जनवरी 1966 को किया गया। और अगर यही बात करें कि इसकी द्वितीय प्रशासनिक आयोग की, तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन कब हुआ था? 31 अगस्त सन 2005 को। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये अध्यक्षता में किसके हुआ था? वीरप्पा मोइली के। कौन? वीरप्पा मोइली, जो उस वक्त के कानून मंत्री थे, मोइली। ठीक है, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? संविधान CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या इतने वर्ष के लिए आयु तक इनके नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष हो या फिर जो भी नियुक्ति हो। कितने साल? 60 साल, 65 साल, 62 साल या 67 साल? बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए, अगर आप पढ़ें संविधान का, क्या संविधान का भाग 15, संविधान के भाग 15 में 324 से लेकर के, कहाँ से? 324 से लेकर के 329 तक में जो है निर्वाचन संबंधी बात कही गई। किसकी बात कही गई है? निर्वाचन संबंधी बात कही गई है। ठीक है, संविधान में। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है, जैसे यहाँ पे निर्वाचन की बात कही गई है, किसके? निर्वाचन का उपबंध किया गया है। यहीं पे बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। किसकी? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? पूछा जाता है प्रश्न, संवैधानिक है कि जो है सांविधिक है? तो ये आपका संवैधानिक निकाय है। बात क्लियर है? जिसका गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन आयोग में एक होंगे मुख्य निर्वाचन CEC होंगे, और अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ठीक है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, इसकी जो सीमा है वो या तो 6 वर्ष ये रहे पद पर, या फिर ये इसकी मैक्सिमम जो उम्र हो ये 65 साल हो। ठीक है, जो भी पहले हो तक ये होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में जैसे जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे वर्तमान में अगर बात करें तो जैसे कौन जो है इसमें आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में कौन जो है इस टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो वो उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 65 साल, या इसको इसी में कह सकते हैं वो 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या भैया? निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? यह संघ सूची और समवर्ती सूची में सम्मिलित मामलों पर कानून बनाता है। धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। ऑप्शन बी है ये कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। ऑप्शन सी है गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ऑप्शन डी है यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पूछा क्या, निम्न से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो भैया पहली बात तो इसमें धन विधेयक की बात होगी, धन विधेयक तो नहीं हो सकता। ठीक है, धन विधेयक यहाँ पे नहीं पेश होता है। कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय प्रस्ताव की मंजूरी देता है, बिल्कुल बात गलत है। ये लेता लोकसभा, इनसे कहा जाता है आप कर दीजिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आपातकाल घोषणा में यही गलत बात है। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह गैर धन विधेयकों पर विचार अनुमोदन करता है, धन विधेयकों में संशोधन को सुझाव देता है। मानना न मानना लोकसभा के ऊपर होता है। बात क्लियर भैया। देखिए भारतीय संसद का जैसे आप कहें उच्च सदन और निम्न सदन, तो जो राज्यसभा है वो बेसिकली क्या होता है, ये उच्च सदन की श्रेणी में आता है। किस सदन की श्रेणी में? उच्च सदन में आता है। ठीक है, राज्यसभा कुछ मामलों में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो कुछ मामलों में विशेषतः वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से कम। संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन प्रावधान, महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां पास हैं। देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, किस किस मामले में? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक एक तो इस मामले में। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन
प्रावधान में भी प्राप्त हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, इसमें भी जो है राज्यसभा, मतलब राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, ठीक है, ये बात क्लियर है। देखिए, जबकि जो है गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करने तथा धन विधेयकों में संशोधन सुझाव देने तक ही राज्यसभा सीमित है। वहीं राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने या कानून बनाने, संसद को अग्रेसित करने तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने तथा संबंधित प्रावधानों के लिए राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। तो कहीं अधिकार लोकसभा के पास ज़्यादा है तो कहीं अधिकार राज्यसभा के पास ज़्यादा है। चलिए, इसमें राइट आंसर से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। ए मधुबनी, बी पट्टचित्र, सी कालीघाट और डी टिकुली। बताओ भैया, टिकुली तो डेली लगाई जाती है, इसका कोई वही नहीं है। देखिए, इसमें पूछा क्या है, कला का अभ्यास मिथिला क्षेत्र में, तो भैया मिथिला क्षेत्र में जो है, या ये कह सकते हैं मिथिलांचल में, ठीक है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सरसा, मुजफ्फरनगर तथा नेपाल को क्षेत्र जो है, यहाँ पे मधुबनी चित्रकला फेमस है। बात क्लियर है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने वाली यह चित्रकला धीरे धीरे आधुनिक रूप में दीवारों, कपड़ों, कागज पर उतर आई है और मधुबनी चित्र शैली का विकास जो 17वीं शताब्दी में माना जाता है। इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां पे। संपूर्ण भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व लोगों के प्रति वर्ग किलोमीटर है कितना भैया? 416, 325, 573 या 189। बताओ भैया। देखिए, अगर हम बात करें वर्तमान में संपूर्ण रूप में भारत में अनुमानित जनसंख्या जो घनत्व है, अनुमानित जनसंख्या घनत्व वो आपका 416 है, ठीक है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार जो इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका हो जाता है 382 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। इसमें राइट आंसर आपका, इसमें 382 नहीं दिया है, 2011 दिया होता तो फिर ये गलत हो जाता, लेकिन इसमें दिया है वर्तमान में, तो इसमें राइट आंसर जो है आपका सी ए हो जाएगा, 416, ठीक है। 10वां नंबर क्या है? डाट लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। आर्थिक इकाई की, रूढ़िवादी की, सुनाम प्रतिष्ठान या खर्च। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें लागत, इसमें इसकी बात करें तो लगभग ये, जैसे आर्थिक इकाई की बात नहीं होगी, लागत आय से आवधिक मिलान का संकल्प व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय के लाभ के प्रतिशत सूचक रहता है। व्यवसाय के शुद्ध लाभ की गणना एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, ये भी बात सही है। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए, सुनामी प्रतिष्ठान जो है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सुनामी प्रतिष्ठान के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी, और रूढ़िवादी लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार वित्तीय लेखाओं तथा विवरणों को तैयार रखने में सुरक्षापूर्ण कदम का प्रतीक है। जैसे वित्तीय स्थिति हो वैसी ही दिखनी चाहिए, उसे बढ़ा चढ़कर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या भैया? आम की कौन सी किस्म गुजरात राज्य से संबंधित है? हिमसागर, चौसा, बादामी आम या लंगड़ा आम। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हम इसकी बात करें तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें लंगड़ा आम की, तो लंगड़ा आम कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बनारस में बड़ा फेमस लंगड़ा आम। बादामी आम की बात करें तो जो बादामी आम है ये आपका कर्नाटक में बड़ा फेमस है। कहाँ पे? कर्नाटक का फेमस है, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम चौसा की बात करें तो चौसा भैया कहाँ पे है? ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो भाई ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो आपका ये एक बचता है ए ऑप्शन सही। हिमसागर जो है गुजरात की है, ठीक है। हिमसागर हो गया, जैसे हिमसागर गुजरात की है, ठीक है। तो जैसे इसमें हिमसागर जो है ये पश्चिम बंगाल की है, माफ़ करिएगा, हिमसागर जो है ये पश्चिम बंगाल की है। इसमें जो यूपीएससी ने आंसर माना था हिमसागर को माना था, जो कि क्या है? गलत है। हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या पाया जाता है? केसर पाया जाता है। केसर आम जो है ये गुजरात में पाया जाता है। बात क्लियर है। अल्फांसो जो है, जैसे अगर आपसे पूछ ले अल्फांसो कहाँ पे है?
अल्फांसो आम। तो अल्फांसो जो है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में पाया जाता है। बात क्लियर भैया। हिमसागर जो है ये पश्चिम बंगाल। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पे केसर पाया जाता है। चौसा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। बादामी आम कर्नाटक। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्या भैया? अशोक सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। कन्नौज में, गौतम बुद्ध नगर, संभल या सारनाथ। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अशोक स्तंभ की, तो अशोक का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ है वो सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज को हम किसके लिए जानते हैं? इत्र के लिए जानते हैं। किसके लिए? इत्र के लिए कन्नौज को जाना जाता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में क्या भैया? राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? छोलिया में, छाऊ में या चारकुला में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चारकुला नृत्य। कहाँ होता है? मथुरा में होता है। और मथुरा में कैसे होता है? मथुरा में राधा कृष्ण की पूजा से जुड़ा हुआ नृत्य है और इसमें स्त्रियां अपने सिर पर तेल रख करके दीपक का तेल रख करके नृत्य करती हैं। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पे क्या भैया? दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक है? किसका? गुड़ का, शहद का, शुद्ध देसी घी का या हींग का? बताइए किसका उत्पादक है? देखिए दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो है ये शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। ठीक है, और जो है यह कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्या भैया? किस संत को रामायण रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को, रामानंद स्वामी को, संत रविदास को या स्वामी करपात्री को? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो वाल्मीकि में जो वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि ने संस्कृत में, इसमें संस्कृत में जो है एक महाकाव्य की रचना की जिसे क्या कहा गया? रामायण कहा गया। इसे रामायण कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास को जो है, गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 1 गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने जो गोस्वामी तुलसीदास हैं ये संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने श्री रामचरितमानस, क्या? श्री रामचरितमानस, ठीक है, विनय पत्रिका, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, उसके बाद आता है कवितावली और तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। बात क्लियर है भैया? तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पे कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राज्य के नाम पर रखा गया है? राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, पेशवा बाजीराव विश्वविद्यालय। तो भैया इसमें ये तो गलत हो गया और छत्रपति ये भी गलत हो गया। बात क्लियर है? तो इसमें देखिए 1966 में जो स्थापित की यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, छत्रपति साहू जी के नाम पर की गई थी। किस नाम पर? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर की गई थी। छत्रपति साहू जी मराठा राजवंश के शक्तिशाली शासक थे। छत्रपति शिवाजी के क्या थे? शिवाजी के ये पौत्र थे। क्या थे भैया? शिवाजी के ये पौत्र थे। ठीक है, शिवाजी के पौत्र एवं संभाजी के पुत्र थे। किसके? शिवाजी के पौत्र और संभाजी के पुत्र थे। संभाजी के पुत्र थे। बात क्लियर है? इन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय रखा गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्या भैया? कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ है क्या भैया? हिरण का उद्यान है, मूलगंध कुटी विहार है, तिब्बती मंदिर है या रामभर स्तूप है? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कुशीनगर बौद्ध लोगों का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर रामभर स्तूप पाया जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। कहाँ पे महापरिनिर्वाण? भाई यहीं तो हुआ था, चुंद्र ने भोजन दिया तो यहीं पर महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ था। बात क्लियर है? महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें रामभर स्तूप पाया जाता है। ठीक है, और आपको जैसे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों और भस्मों को 16 महाजनपदों में बांटा गया। 16
जनपदों में बांटा गया था, ठीक है। और इन्हीं में से एक रामभर स्तूप भी है, तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर चलते हैं। 18 नंबर क्या, बंगाल का विभाजन 1905 में किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया? मिंटो के द्वारा, कर्जन के द्वारा, चेम्सफोर्ड के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, मिंटो आया था 1905 से लेकर के 9 तक था, ठीक है, तो ये तो है नहीं। चेम्सफोर्ड जो है ये 1932 में आया था। चेम्सफोर्ड एक्ट, सॉरी 1919 में आया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था इसके लिए, ठीक है। तो इसमें मार्ले मिंटो एक्ट आया था, मार्ले मिंटो एक्ट आया था, ठीक है। और इसने क्या कर रखा था, इसने जो है चेम्सफोर्ड एक्ट लेकर के आया था। इसने जो मुसलमानों को आरक्षण दिया और इसमें सिखों को भी अलग से आरक्षण दे दिया गया। तो इसमें राइट आंसर जो कर्जन हो जाएगा। कर्जन ने क्या किया, 19 अगस्त 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, ठीक है। 19 अगस्त 1905 को जो है घोषणा करी कर्जन ने बंगाल विभाजन की, जिसको जो है, जिसके खिलाफ जो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्थापित हुआ, ठीक है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। और चूंकि इसको जो अप्लाइड करना था वो करना था 16 अक्टूबर से। कब करना था? 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन होना था, जो कि हुआ भी। आगे चल के दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और ये कहा गया दिल्ली दरबार के आयोजन में कि जो बंगाल विभाजन इसको रद्द किया जाता है और दिल्ली अब आज से राजधानी बनेगी। तो इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन रहेगा, कर्जन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। क्या भैया, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ? लखनऊ, कानपुर, मेरठ या इलाहाबाद, ठीक है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ या इलाहाबाद, किसके द्वारा समझौता हुआ था, ठीक है। देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, ये जो चेम्सफोर्ड था, मैंने बताया चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया हुआ था। चेम्सफोर्ड ये था कब से कब तक? ये 1916 से लेकर के 1921 तक था। बात क्लियर? 1921 तक था ये। दिसंबर 1916 में, कब? दिसंबर 1916 में जो है कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन अध्यक्ष थे आपके? इसके अध्यक्ष मजूमदार थे, अंबिका चरण मजमूदार जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस द्वारा मान लिया जाना प्रमुख था। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? इसमें राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। 20 नंबर पर चलते हैं। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी अर्थ। बताओ भैया, बलदेव सिंह किसके? देखिए, जो 1945 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इसमें जो है बलदेव सिंह थे, ये रक्षा विभाग इनके पास था, रक्षा मंत्री थे ये, ठीक है। उसके बाद बात करें शिक्षा विभाग की, तो इसमें सी राजगोपालचारी शिक्षा विभाग में थे, ठीक है। और इसके बाद बात करें रेलवे की, तो रेलवे जो है आसफ अली के पास था। किसके पास था? आसफ अली के पास था, ठीक है। और इसमें जो है आपका वित्त विभाग जो देख रहे थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। क्या नाम था इनका? लियाकत खां जो है ये वित्त विभाग देख रहे। इसमें राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।